नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। लास्ट 2 से 3 एपिसोड्स में हमने रिस्पॉन्स टू कॉलोनाइजेशन विच वाज द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड how it happened, how it spread through India, how it became more inclusive, and how, as I said, we might still be evolving that definition that we started forming against, like to determine and assert our identity as Bharatiya, as Indians, against the British colonization. और ये जो wave of nationalism that started spreading in response to English oppression, ये हमने थोड़ा सा इसका रीज़न, इसके इंस्पिरेशन, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन नेशनलिज्म, ये सब हमने थोड़ा पिछले एपिसोड में देखा. एंड देन वी डिस्कस्ड प्रोटो नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स. एंड प्रोटो नेशनलिस्टिक इसलिए कहा गया क्योंकि in some cases they were not directly against the British oppression. They were also against, let's say, कि हमको महाजनी का कर्जा नहीं देना, हमको जैसे in case of इंडिगो रिवॉल्ट, इट वॉज अगेंस्ट द इंडिगो प्रोड्यूसर. सो डायरेक्टली भी क्राउन को ऐसा चैलेंज नहीं किया गया था. एंड दैट्स वाई they were the challenge, this was the challenge against oppression and exploitation, and that's why they were, we called them proto-nationalistic, जिसे आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं. आज हम लोग 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे. और मैं ऑनेस्टली like I would like to even apologize if in any past episode by mistake I might have called 1857 with the use of word mutiny. अगर मैंने उसे म्यूटिनी बुलाया है या छोटा लाइक कोई रिवॉल्ट, एक छोटा सा सैनिक रिवॉल्ट या सोल्जर रिवॉल्ट बताया है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी क्षमा चाहता हूँ. क्योंकि ये जो एक वर्जन है वेयर 1857 इज पेंटेड एज अ स्मॉल म्यूटिनी, और थोड़ा सा किसी रेजिमेंट में या 2-4 किसी रेजिमेंट में रिवॉल्ट हो गया और सोल्जर अपराइजिंग हो गई. ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं एक लिमिटेड पिक्चर है ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग. एंड अब बहुत ज़्यादा जब रिसर्च हो चुकी है, अभी 150th एनिवर्सरी 2007 में भी सेलिब्रेट करी गई थी, और रिसर्च में बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो गया है कि द रिपोर्टिंग वॉज डन बाय East India Company officers, by British officers, and that's why it was, shown to be ऐसा छोटा मोटा mutiny which was ultimately suppressed and that kind of. So उस कारण से मुझे लगता है एक हिस्टोरिक नैरेटिव में उसको एक म्यूटिनी के नाम से बता के छोटा करार दे दिया गया है, पर ये एक फुल फ्लेजेड वॉर था. और इंडिया के लगभग सारे हिस्सों में अब तो रिसर्च से पता भी चल रहा है कि छोटे मोटे रिवॉल्ट्स, अपराइजिंग्स फ्रॉम डिफरेंट people, different class of people, it has clearly been seen. तो ये आज के एपिसोड में मैं थोड़ा सा उसी पे ही फोकस करना चाहूँगा कि इट वाज फुल फ्लेजेड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और इसे सबसे पहले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम वी.डी. सावरकर ने दिया था. उन्होंने इस पे एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर किया था कि जो हमें सोल्जर रिवॉल्ट या म्यूटिनी के नाम से बताया गया है, इट इज़ नॉट दैट, एंड इट वाज लाइक अ फुल फ्लेजेड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और बाद में इसी बात को आगे भी चल के फिर एविडेंसेस और रिसर्च से मान्यता भी मिली. और इसलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये क्यों इतना वाइड स्प्रेड था, क्या है इसका रीज़न जो इतना ये वाइड स्प्रेड था, राइट. सो व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, हमने उस समय ही एक बात करी थी कि अब
जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो उसका एक्सेलरेशन होगा। एंड फ्री ट्रेड लाइसास फेयर की पॉलिसी के चलते इंडिया विल बी ओपन फॉर ब्रिटिश गुड्स, and of course all of the policies, because they were biased against the Indian producers, against farmers, our Indian good will not be competitive। हमारा वहाँ यहाँ पर माल नहीं बिकेगा, ब्रिटिश माल बिकेगा। और इसके चलते क्या हुआ, ब्रिटिश स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट एनेक्सेशन एंड कंट्रोल। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे राजा, जमींदार, बहुत सारे जो एलीट क्लास के लोग थे वो अपनी अपनी जगहों से डिस्प्लेस हुए। तो उनमें भी, और उनके साथ साथ उनके बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हु वर डिपेंडेंट ऑन दीज किंग्स फॉर देयर जॉब्स, फॉर देयर ऑक्यूपेशन, वो लोग भी डिस्प्लेस हुए। और ये भी एक सर्टन लेवल का गुस्सा था जो बिकॉज ऑफ दिस फ्री ट्रेड पॉलिसी स्टार्टेड सिमरिंग। दूसरा, रेवेन्यू स्ट्रक्चर, जो एक महालवाड़ी स्कीम थी या रेवेन्यू सेट, महालवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें जैसे हमने पहले भी कहा था वो बहुत ज़्यादा 65 to 95% रेवेन्यू तक भी लिया गया है। और उस कारण से ऑलरेडी अवध खासकर जो एरिया था वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किसान फील कर रहे थे इसका ऑपरेशन एंड द एक्सप्लॉयटेशन। एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी ऑफ दैट टाइम हैड अवध सोल्जर्स फ्रॉम अवध। तो अभी ये सोल्जर्स मतलब कहाँ, फार्म फैमिली से ही आ रहे थे। सो दे वर ऑल्सो फीलिंग द हीट, दे वर ऑलरेडी फीलिंग the anger, and about 75,000 soldiers were a part of British Army from Awadh। दूसरा जो ये था कि फिर वापस से बिकॉज ऑफ दीज पॉलिसीज जो हैंडीक्राफ्ट और स्किल्ड लेबर वाला जो काम होता है वो लगभग ठप होने लग गया था। और उस कारण से बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर डिपेंडेंट ऑन, मोर पीपल वर डिपेंडेंट ऑन फार्म प्रोड्यूस, एंड देयर वर मोर माउथ्स टू फीड नाउ, राइट। और हमने तो ये भी देखा है कि इन पॉलिसीज़ के रहते बहुत सारे फैमाइंस, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई विच लेफ्ट एन इम्प्रेशन ऑन पीपल। तो ये ऑलरेडी हो रहा था। एंड देन देयर वॉज ऑफकोर्स some amount of racism already happening in the army itself, where Indian soldiers were treated second and were discriminated against, है ना, in favor of British soldiers। उन्हें दूर भेजा जाता था, उन्हें ज़बरदस्ती बहुत दूर दूर भेजा जाता था, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, इन सब जगहों पर। और ये सारे सोल्जर्स मेजरली बंगाल, अवध, इन एरिया से ही रिक्रूट किए गए थे। एंड जो सोशल डिवीजन था, एक जो दूसरा हमने जो देखा था कि व्हाट ब्रिटिश स्टार्टेड डूइंग एज अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी वाज गिव इंडियन एलीट क्लास इंग्लिश एजुकेशन, या उन्हें साक्षर बना के, और एलीट क्लास जो थी, सोशल क्लास जो एलीट सोशल क्लास है, वो उच्च वर्ग के लोग अब आर्मी में भी उन्हें जॉब मिलने लग गई थी। और इस कारण से आर्मी में भी एक तरीके का सोशल डिवाइड बन गया था। और ये सब पॉलिसीज जो ब्रिटिश की थी इसके चलते हो रहा था। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इंटेंशन ही ऐसा था। एंड इस कारण से ये सारा एंगर स्टार्टेड सिमरिंग अप। तो इसी एंगर का फिर नतीजा ये सारा, व्हेन इट केम टुगेदर, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 हैपेंड। अब इसे हम सिर्फ म्यूटिनी क्यों नहीं कह सकते, ये एक क्वेश्चन हमको आंसर करना ज़रूरी है इस एपिसोड में। और सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो इसके लीडर्स थे, है ना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहेब, खान बहादुर खान, ये सारे, इनमें से बहुत से लीडर्स का आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं था, उसका कोई उनसे रिलेशनशिप नहीं था। ये जैसे मैंने कहा, ये वो रूलर्स थे, ये वो एलीट पीपल थे जो किसी न किसी कारण से या तो डिस्प्लेस हो गए थे या
ब्रिटिश शासन से खुद खुश नहीं थे। तो एक रीज़न तो ये है ना, कि सैनिक तो थे बट उनके साथ साथ ये और लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। दूसरा, हर जगह पर सोल्जर्स की बटालियंस जो विद्रोह कर रही थी, उन देवर जॉइंड बाय फार्मर्स एंड लोकल विलेज पीपल, बिकॉज द ऑपरेशन वॉज फेल्ट across the society. It was not as if it was just an army revolt, but again, like there are many evidences of villagers and people joining the soldiers. एंड एज आई सेड कि अल्टीमेटली सोल्जर्स भी तो फार्मर से कनेक्टेड ही थे, मतलब वो और कहाँ से कौन सी फैमिलीज से आ रहे थे, राइट। सो खासकर अगर आप देखेंगे अवध को, डलहौजी एनेक्स्ड इट इन द नेम ऑफ अंडर द एलिगेशंस ऑफ मिस एडमिनिस्ट्रेशन, तब ये और ज़्यादा गुस्सा भड़क गया, राइट। और वहाँ से ही सोल्जर्स भी थे और वहाँ के फार्मर्स भी, हमने जैसे कहा मालवाड़ी में बहुत ज़्यादा ऑपरेस थे। तो ये एक कंबाइंड कॉज बन गया। तो इसे सिर्फ म्यूटिनी सोल्जर रिवॉल्ट कह देना गलत होगा। दूसरा एक और पक्ष होता है कि इसे एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया जाता है कि ये तो कोई मुस्लिम षड्यंत्र था। एंड मेनली ये ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि बहादुर शाह जफर वॉज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, एंड इसलिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि इसको एक मुस्लिम षड्यंत्र के नाम से या कॉन्स्पिरेसी के नाम से लेबल करने का कोशिश की जाती है, पर वो भी नहीं था। क्योंकि अगर हम देखेंगे पार्टिसिपेंट्स वर कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। You have Nana Sahib, you have Maulvi Ahmad Shah, you have Rani Lakshmi Bai, you have Kunwar Singh, you have Tatya Tope, you have Maulvi Ahmad Khan, Ahmad Shah, sorry. And all of these people are, irrespective of their religion, are participating together in this war of independence. And Bahadur Shah Zafar therefore became a symbolic head and more a symbol of unity, where Hindus and Muslim leaders, they decided that यहाँ इनको लीडर, एक सिंबॉलिक लीडर बना के इनके अंडर ये वॉर लड़ा जाएगा। एंड देन इसको मुस्लिम षड्यंत्र इसलिए भी नहीं कहा जाता था क्योंकि इसमें हिंदू लीडर्स भी इन्वॉल्व थे अलॉन्ग विद द मुस्लिम लीडर्स। सो इस कारण से इसको सिर्फ, जैसे मेरा बस कहने का मतलब है कि इसको एक धर्म का रंग देना बिल्कुल ही अनुचित है। इनफैक्ट वी.डी. सावरकर ने जो बुक लिखी है उसमें से एक छोटा सा एक्सर्प्ट पढ़ रहा हूँ। ये डॉक्टर विक्रम संपत ने जो उनके ऊपर एक बुक लिखी है उसमें भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। So now the original antagonism between the Hindus and the Mohammedans might be consigned to the past. ये सावरकर लिख रहे हैं एंड कह रहे हैं कि it should be consigned, जो antagonism है उसको past में consign कर देना चाहिए। Their present relation was not of rulers and the ruled, foreigners and native, but simply that of brothers, with one difference between them, that of religion alone. For they were both children of the soil of Hindustan. Their names were different, but they were all children of the same mother. India, therefore, being the common mother of these two, they were brothers by blood. Nana Sahib, Bahadur Shah of Delhi, Maulvi Ahmad Shah, Khan Bahadur Khan, and other leaders of 1857 felt this relationship to some extent, and so gathered round the flag of Swadesh, leaving aside their enmity, now so unreasonable and stupid. तो इसे मैं इसलिए ये पढ़ के सुना रहा हूँ यहाँ पे कि इसे किसी भी तरीके से एक धार्मिक रंग देना बिल्कुल ही अनुचित होगा। इट विल बी इट वोंट बी राइट, एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट also was just a small conspiracy or shadyantra. This was a proper war of independence. The third angle, the third
लेबल विच इज समटाइम्स अटैच टू इट इज कि यार ये बहुत परंपरावादी, ट्रेडिशनलिस्टिक और सेमी फ्यूडलिस्टिक, अर्ध सामंतवादी विद्रोह था, है ना। तो इसको भी फिर ये देखिए, ये क्या होता है कि इट इज ऑल अगेन हाउ यू राइट हिस्ट्री। और अगर आप देखेंगे 1857 का जो हिस्ट्री लिखा गया वो मोस्टली ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफर्स ने लिखा या कैम्ब्रिज हिस्टोरियोग्राफर्स ने लिखा, हु ट्राइड टू पेंट अ वेरी डिफरेंट पिक्चर, है ना। तो इसमें उन्होंने परंपरावादी कैसे बताना शुरू करा कि अरे ये तो बस ट्रेडिशनली रिवॉल्ट था और ऐसा तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं। तो दे गेव दैट एग्जाम्पल ऑफ कारतूस, ऑफ कार्ट्रिजेस विच हैड cow and pig fat, and the soldiers had to chew the chew it off टू लोड दम। तो ऐसे कारण से जो एनफील्ड राइफल में वो लोड करने के कारण इसको फिर बोला कि इसके अगेंस्ट फिर रिवॉल्ट हुआ, है ना। अब इसका तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि यही कारतूस फिर सैनिकों ने रिवॉल्ट में भी, अगर वो जो अपराइजिंग है उसमें भी यूज किए गए, तो खूब चलाए उन्होंने ये गोलियां। तो अगर धर्म का ही प्रॉब्लम होता तो वो गोलियां यूज नहीं करते सैनिक, पर उन्होंने तो यूज करी। तो दैट एंगल इज फ्लॉड कि ये परंपरावादी। फिर वापस से वही कि व्हाट द अदर एंगल दैट इज गिवन इज कि भाई सारे इन लोगों के पास कुछ प्लान नहीं था, दे जस्ट वांटेड टू रिटर्न टू लाइक द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स। इसीलिए ही बहादुर शाह जफर को एम्परर घोषित कर दिया था कि दे वांटेड टू गो बैक टू ओल्ड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स। कोई ऐसा खास प्लान वान नहीं था, इट वाज जस्ट फ्लैश इन द पैन। तो दूसरा उसमें, अब इसके अगेंस्ट में जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि भाई ऐसा नहीं था कि ये फ्लैश इन द पैन था, क्योंकि एक आप देख सकते हैं कि भले ही एग्जैक्ट प्लान नहीं था बट देयर वाज सम कोऑर्डिनेशन, क्योंकि 4 जून में लखनऊ में शुरू होता है, फिर 5 जून को कानपुर में, फिर 7 जून, 11 जून, और ऐसे करके ये फैल रहा है। तो देयर वाज डेफिनेटली सम कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। कहते हैं कि 10 पीपल कमिटी थी जिसमें 6 सोल्जर्स और 4 सिविलियंस थे जब बहादुर शाह को एम्परर घोषित किया गया था। तो देयर वाज डेफिनेटली सम रूडिमेंट्री प्लान, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन दैट वाज हैपनिंग बिटवीन द लीडर्स। तो ये इसलिए फिर इसे ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो जस्ट एक फ्लैश इन द पैन था विदाउट एनी प्लान। एंड देन जब हम लीडर्स की बात करते हैं कि अरे ये पुराने फ्यूडलिस्टिक लीडर्स थे, इनको वापस लाने की कोशिश करी गई, दैट इज ऑल्सो व्हाट इज सेड। एंड व्हेन यू विल लुक क्लोजली आप देखेंगे कि ये जितने लीडर्स थे, कुंवर सिंह हो गए जैसे जगदीशपुर में, या खुद बहादुर शाह जफर हो गए, ये विलिंगली नहीं ज्वाइन किए थे। इन मेनी केसेस सोल्जर्स एक्चुअली वेंट एंड रिक्वेस्टेड देम। और देखिए इनके पास भी एक तरीके से एक दे वर ऑल्सो इन लाइक अ फिक्स नाउ, क्योंकि अगर एंग्री सोल्जर्स को अगर आप मना करते हैं तो उनकी जान पे भी खतरा बन सकता था, है ना। बिकॉज द एंगर वॉज ये बहुत ज्यादा एंगर था, और इस कारण से बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स जो थे वो मतलब अपने पहले विलिंगनेस के अनविलिंगली ज्वाइन हुए, राइट। तो ये हमको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये अर्ध सामंतवादी जिसे कहा जाता है, सेमी फ्यूडलिस्टिक भी नहीं था इसका नेचर। एंड फाइनली इफ यू लुक एट द पार्टिसिपेशन, इसमें फार्मर्स, हैंडीक्राफ्ट वर्कर, शिल्पी, कारीगर सब शामिल हुए, है ना। और न सिर्फ ब्रिटिश को बट जमींदारों और महाजनों को भी ड्यूरिंग दिस रिवॉल्ट निशाना बनाया गया। सो अल्टीमेटली इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑल्सो अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज लीडिंग टू ऑल ऑफ दिस। और अब जब मैंने कहा, जैसे अभी जो नई रिसर्च है उसमें पता चलता है कि जैसे शाहमल इन यूनाइटेड प्रोविंस इन द एरिया कॉल्ड बिजरोल, वहाँ पर वो लोगों, उन्होंने जाटों का एक समूह बना के इस रिवॉल्ट किया। फिर गोगुन जो थे ट्राइबल लीडर इन छोटा नागपुर, उन्होंने भी रिवॉल्ट किया। उसके बाद चिंगलपट जो 1858 में मद्रास में एक जगह है, वहाँ पे भी रिवॉल्ट की घटनाएं हुई। शेख इब्राहिम इन तंजावुर वॉज चार्ज्ड फॉर सेडिशन एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। फिर कारवार कर्नाटका में भंडारगी बीमारैया,
फिर कनारा रिवॉल्ट्स, सावंतवाड़ी, बीड, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, खानदेश, डेक्कन, यहाँ सारी जगहों पर, मलाबार कोस्ट, सारी जगहों पर, शिमोगा इन दैट टाइम का मैसूर, यह सारी जगहों पर हमें रिवॉल्ट की घटनाएं, अपराइजिंग और कुछ ऐसी ऐसे इंसिडेंसेस रिपोर्ट, अब जैसे कहते हैं रिसर्च में पता चले हैं जो हुए थे। और अगेन एज आई सेड, जिन्हें सप्रेस कर दिया गया टू गिव इट अ कलर कि ये बहुत छोटे एरिया में फैला हुआ था, इट वाज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट parts, like eastern part of India and central part of India, and not in southern and western, but ऐसा नहीं था। और इसलिए इस रिवॉल्ट पे मुझे लगता है कि इस एपिसोड के माध्यम से मैंने एक थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश करी है, दैट वी शुड stop calling it as a mutiny, as something small, but it was a widespread uprising. It was our first war of independence. और सप्रेशन कैसे हुआ? सप्रेशन तो आई थिंक सप्रेशन हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है स्कूल में। मुझे यही लगता है कि स्कूल में ऐसे ही दिखाया जाता है कि ये तो कोई छोटी मोटी चीज़ थी, एटलीस्ट जैसा मैंने पढ़ा था, और फिर उसे फटाफट सप्रेस कर दिया गया। एंड ऑफ कोर्स बहुत ब्रूटली सप्रेस किया गया था उस टाइम। ब्रिटिश आर्मी को एक थोड़ा सा रिलीफ ऐसे मिल गया था कि उधर से वो लोग फ्री हो गए थे क्रीमिया के वॉर से और चाइना के वॉर से, तो वहाँ से जो एडिशनल रीइंफोर्समेंट आ गए थे, दैट ऑल्सो प्लेड अ रोल। प्लस सिख रेजिमेंट को ऐसे कह के ये अफवाह फैलाकर भड़काया गया था कि जब गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी थी तो उन्होंने घोषणा करी थी कि एक दिन सिख आकर दिल्ली पर कब्जा करेंगे। तो ये कहकर एक जो होता है तनाव पैदा किया गया, और उनको फिर ऑपरेशन के लिए, रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए जगह जगह पर उनका भी यूज किया गया। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद सडनली द ब्रिटिश क्राउन गॉट एक्सट्रीमली वरीड, एंड एज वी नो, वी हैव हर्ड इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स एज वेल, दे changed the policy with India. Earlier it was direct control and keeping India's provinces divided, but now it was indirect control and uniting them so that these kind of uprising, revolts and wars could be put to rest. And the policies were designed to placate, टू थोड़ा सा ऐसा वॉइस दे रहे हैं, ऐसा दिखाने की या लिप सर्विस करने की कोशिश करी, ऑप्टिक्स सही बिल्ड करने की कोशिश करी, और उसको मैनेज करने की कोशिश करी गई। एंड दैट इज़ लाइक 1857 का रिवॉल्ट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट चेंज। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को अपॉइंट किया गया था, और गवर्नर जनरल की पोजीशन को वाइस रॉय की पोजीशन बना दिया गया था इन द रिफॉर्म्स दैट हैपेंड राइट आफ्टर दिस रिवॉल्ट। आज के लिए हम यहीं पर पॉज करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।